हेलो फ्रेंड्स। मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं पीआईबी की एनालिसिस क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी का एनालिसिस करते हैं, और इस पीआईबी के एनालिसिस में हम लोग खबरों को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसके पीछे की क्या बात है, वो क्यों खबर बनी, क्या कारण है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, आप लोग पीआईबी की एनालिसिस क्लास में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ अस मतलब मैं मुकुल देव आपका स्वागत कर रहा हूँ। और इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ पर लाइव क्लासेस की सुविधाएं हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलता है जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज, अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। उस पर जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, वो आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्या मिलेगा, क्या क्या मिलता है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, आपको क्या मिलेगा? तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो आप उस लाइव क्लासेस में अपने एजुकेटर के साथ चैट सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर्ड ज्योग्राफी पे आपको मिलेगा, इकोलॉजी पे मिलेगा। मतलब जो यूपीएससी के जितने भी सिलेबस, जो मेंशन सिलेबस है, चाहे वो पीटी का हो, चाहे मेंस का हो, ये एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम हेयर। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं आपको। आप इसकी एक्सेसिबिलिटी अनलिमिटेड है, आप एक बार करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वो आप उसको डाउनलोड करेंगे। अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को आप जो है डाउनलोड करेंगे। अगर मैं अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं तो मैं मुकुल देव हूं। 2013 से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पठन पाठन का कार्यक्रम है। इतने लंबे वर्षों का 7 से 8 साल का अनुभव है। उसके पहले मैं पढ़ता था, अब मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ने के दौरान जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को मैं कम से कम आपको होने से बचा सकता हूं। यही एक विशेषता है। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, करंट अफेयर एक लंबे समय से मेरा पढ़ाने का अनुभव है। और आपको देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि टॉप एजुकेटर्स की एक लिस्ट मिलती है। जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ आपसे जुड़े होते हैं, जो कि आपके लिए कार्य करते हैं, आपको साहब बनाने के लिए कार्य करते हैं। गुजर साहब हैं, पटेल साहब हैं, रोमन सैनी साहब हैं, दीपांशु सिंह साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं। ऐसे बेहतरीन टीचर्स का पूल्स है, और जो कि आपको क्या करते हैं, जो कि आपको बेहतर बनाने में लगे हैं, जो कि आपको 24/7 आपकी एक्सेसिबिलिटी में रहते हैं, आपको चीज़ों को बेहतर, आपकी समझ, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। चलते हैं इसके बाद। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का जो कोर्स है वो दो भागों में बटा हुआ है। अन अकेडमी पे एक प्लस पे है, एक आइकॉनिक पे कोर्सेज पे है। अगर आप प्लस को देखते हैं तो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, बेहतरीन है कोर्स। एक महीने की फीस 9,000 है, 3 का 22,500, 6 का 40,500, 9,500 है। आप मेरा जब कोड यूज़ करते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज़ करके आप जो 12 महीने की फीस है उस पर आप ऑफ पा सकते हैं। 44,550 रुपये आपको देने होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पाने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज में जाना ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ कोर्स बड़ा है, चीज़ें बड़ी हैं, हर टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीज़ों को करना है, पीटी की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में प्लस कोर्सेज और आइकनिक कोर्सेज की जो सुविधा है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है। आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम ही मेरा कोड है, मुकुल देव मेरा नाम है। और मुकुल देव कोड आप यूज़ करके यू विल गेट जो है, आप ये प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑफ पास कर सकते हैं। अगर जिनको 2022 देना है, 2023 देना है, 2024 देना है, तो ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि वो लोग जो कोर्सेस में जाएं तो वो कम से कम 24 या 36 महीने के कोर्सेस पे जाएं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी इतनी छोटी शॉर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं हो सकती है। लेकिन 12 से 24 महीना, जो लोग अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो वो 24 या 36 महीने के कोर्सेज पे जा सकते हैं, ताकि एक रिलेटिव जो है अप्रोच उनका बन सके। तो वहाँ पर 72,000 की फीस है, और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो 64,800 रुपये आपको देने होंगे। मेरा कोड यूज़ करके आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं। और जो लोग भी मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं वो मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि सर मैं आपका कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 24 महीने की फीस 72,000 रुपये है, वहीं 64,800 रुपये जो है आपको देने होंगे। 36 महीने की फीस को देखें तो 90,000 रुपये है, और 81,000 रुपये आपको जो है देना होगा। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ये एक फ़ीस की सुविधाएं हैं।
वहीं पे अगर मैं आइकॉनिक कोर्सेज में चलूँ, आइकॉनिक कोर्सेज में तो देखिए सबसे अपीलिंग फैक्टर क्या लगता है मुझे, वो उसका मेंटरशिप प्रोग्राम सबसे अपीलिंग फैक्टर लगता है कि जो उसकी मेंटरशिप की व्यवस्था है वो बहुत अपीलिंग सेक्टर है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन है, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज फीडबैक है, तो ये सारी सुविधाएं। मेंटरशिप अल्टीमेट है क्योंकि लाइफ में कभी भी चीज़ें फ्लैट नहीं होती हैं, अप एंड डाउन लगा रहता है, तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो भावनात्मक रूप से आपका सहारा बने, जो आपको कम से कम गिरने से उठने तक की दूरी तय कराने में आपकी मदद करे। तो ऐसे में आइकॉनिक कोर्सेज जो है बेहतरीन है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी मेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लानर, आपको कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना है, और कहीं ना कहीं आपके लिए फीडबैक का एक पूरा सिस्टम है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, MUKULDEV मेरा कोड है। आप इसको यूज़ करके आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की फीस 69,500 रुपीज़ है। वहीं 62,550 रुपये आपको देने होंगे जो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। 24 महीने की फीस 1,07,000 रुपये है, और आपको 96,300 रुपये आपको देना होगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। फिर मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी छात्रों और उन सभी प्रिय छात्रों से जो 2022-23 दे रहे होंगे, जिनको देना होगा, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, 21-22 का जो टारगेट रख रहे हैं, उन लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तो 24 महीने वाला कोर्स उनके लिए सो बेस्ट है। 24 और 36 महीने वाला तो 1,07,000 फीस को आप 96,300 रुपये में आप जो है मेरा कोड यूज़ करके आपको प्राप्त हो सकता है। चलते हैं, अगर हम लोग चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो बेहतरीन पूल है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जितने भी पूल हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, आप इसको यूज़ करके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आप देखिए, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में विविधता देखें तो लगभग लगभग वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। लिटरेचर में जितने भी सब्जेक्ट्स ट्रेंडिंग में हैं, चाहे मैथिली हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होंगे। वहीं पे आप ओजी के सब्जेक्ट्स को अगर ध्यान दें तो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जूलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखें, हिस्ट्री भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, मैथमेटिक्स भी है, कॉमर्स अकाउंटेंसी है, लॉ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, और मेनी मोर अभी भी हैं यहाँ पर। अगर आप देखें इन फीसों को, अगर आप कहीं गलती से ऑफलाइन से कंपेयर करने की कभी कोशिश करिए या ऑनलाइन से भी कंपेयर करने की कोशिश करिए, तो आप ये पाएंगे कि जो फीस है वो कम से कम 50% के आसपास कम है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, अनअकैडमी के पास टीचर्स ऑफ पूल हैं। आप ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब लेके आप उसी टीचर से स्टिकी बन सकते हैं, नहीं, आपके पास एंट्री पास हो गया, और उस एंट्री पास के द्वारा आप जो है बहुत सारे कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कम से कम 12 महीने की फीस 27,500 रुपये है। आप 12 महीने की फीस 27,500 रुपये है, अगर ऑफलाइन पे देखेंगे तो ये फीसें 45,000 के आसपास होंगी। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा होगा, और 12 महीने में आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेरा कोड है मुकुल देव, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव ही मेरा कोड है, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, मुकुल देव जो कोड है वो ये है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं आज की खबर को अगर हम लोग लेते हैं, तो अगर आज की खबर को हम लोग लें तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत आज हम लोग करेंगे। भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे, और ऐसे बातचीत करने में क्यों ये भारतीय, मतलब भारत और म्यांमार को लेके क्या बातचीत है। तो हुआ क्या कि कल जो है जॉइंट ट्रेड कमेटी की बैठक हुई है, 7वीं जॉइंट ट्रेड कमेटी की बैठक हुई है। किसके बीच में? इंडिया, भारत और म्यांमार के बीच में संयुक्त व्यापार समिति की एक बैठक हो रही है, और ये बैठक जो है वर्चुअल मोड पे थी, आभासी जो है बैठक थी। और इस बैठक में जो है इस पे इन चीज़ों पे बातचीत की गई है। की पॉइंट्स पे अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो जो मतलब इस आभासी बैठक में, या जो जॉइंट कमेटी बैठक थी व्यापार के ऊपर, जो जॉइंट कमेटी, जो ट्रेड कमेटी मीटिंग थी, उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, तो उनको एक बार की पॉइंट्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो जब दोनों लोगों ने वर्चुअल बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत और म्यांमार जो है वो इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने बात की, कि इन्वेस्टमेंट पे बात किया कि वो जो इन्वेस्टमेंट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के देश में कैसे बना सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम को कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, कैसे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, संचार साधनों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, क्षमता निर्माण किया जा सकता है। दोनों देशों में अपार संभावनाएं हैं, और ऐसे में उस अपार संभावनाओं का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है,
कहीं न कहीं जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों देश चूँकि पड़ोसी देश हैं, आपस में दोनों देशों का एक लंबा, साझा ऐतिहासिक भौगोलिक घटनाक्रम है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कैसे हम ध्यान दे सकते हैं, इन सब मुद्दों पर कल वहाँ पर बात हुई। और इन बातों के अलावा यह बात भी हुई कि कोविड-19 जैसा जो चैलेंज पूरी दुनिया को देखने को मिला, उसमें इंडिया कैसे ओवरकम कर रहा है और म्यांमार को वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है उस व्यवस्था से निकलने के लिए। और कोविड-19 में जो चुनौतियों वाला, जो चैलेंजेस वाला ये जो साल रहा, 2020 पूरी तरह से चैलेंजेस का एक साल रहा है। कहीं न कहीं साइक्लोन देखिए, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। कहीं न कहीं जो है आप अगर देख सकते हैं तो हेल्थ स्ट्रक्चर या पूरी तरह से जो आर्थिक गति है वो किसी भी विश्व की किसी भी कंट्री की रुकी हुई है। तो ऐसे में ये चैलेंजेस जो ईयर 2020 को अगर विश्व ऐतिहासिक घटनाक्रम में कभी स्थान दिया जाएगा, तो नो डाउटली चैलेंजेस ऑफ ईयर कहा जाएगा कि जो सदियों में एक ऐसा चैलेंज लेके पैदा हुआ है, जो मानव सभ्यता को कहीं न कहीं जो है कर्मठता की ओर और बढ़ाने का प्रयास करने वाला साल के रूप में इसको जाना जाएगा। तो वहीं कोविड-19 की चुनौतियों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पारंपरिक दवाओं सहित जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पे बात की गई कि कहीं न कहीं इंडिया और म्यांमार को कॉपरेशन बढ़ाना होगा। सिर्फ बॉर्डर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रेड से नहीं चलेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से नहीं चलेगा। हमको अब कहीं न कहीं हेल्थ सेक्टर्स या इस तरह की कोविड-19 या इस तरह की आने वाली चुनौतियों में भी कहीं न कहीं हमको कॉर्पोरेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और खासकर फार्मा और हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और चूंकि दोनों देश जो है वो बहुत सारे परंपरागत औषधियों वाले देश हैं, तो ट्रेडिशन मेडिसिन पे भी हम लोगों ने उनसे वर्चुअल इस मीटिंग में बातचीत हुई है। और कहीं न कहीं भारत ने अपना कमिटमेंट शो किया है किसके प्रति, म्यांमार के प्रति, कि कहीं न कहीं वो पड़ोसी देश है हमारा। और याद रखिएगा, जब तक पड़ोसी समृद्ध नहीं होगा तो आप समृद्ध होकर शांतिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को मेरे प्रिय छात्रों, कि अगर अगर आप बहुत समृद्ध हैं और आपका पड़ोसी बहुत गरीब है, तो आपके यहाँ पे आप समृद्धता तो हो सकती है लेकिन शांतिपूर्णता बहुत नहीं होनी पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में आपके लिए रहेगा। और भारत चूंकि कैसा देश है, तो वासुदेव कुटुंबकम का देश है। भारत कैसा देश है, तो वो अपनी प्रगति के साथ दूसरों की प्रगति भी चाहता है। तो भारत के अपने जो प्रारंभिक नेचर हैं, उस नेचर को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहीं न कहीं अपना जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट लेवल उसने शो किया कि वो कॉपरेशन करेगा, वह उन क्षेत्रों में उसका म्यांमार का सहयोग करेगा जिन क्षेत्रों में म्यांमार को ज़रूरत है खासकर। तो ज़रूरत कहाँ पे है, किन क्षेत्रों में है, तो कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है म्यांमार को, वह इस बात की है कि निवेश बढ़े, वहाँ पर निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। कहीं न कहीं जो उसका तेल का क्षेत्र है या जो गैस का क्षेत्र है, इनमें कोई सहयोगात्मक भूमिका में, तो भारत ने कहा कि हम सहयोगात्मक भूमिका में ये काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑयल और गैस में हम आपको करेंगे। बिजली के क्षेत्र में हम उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं कि हम उसको बिजली के क्षेत्रों में भी हम उसको जो है मदद करेंगे। बीमा के क्षेत्रों में करेंगे कि बीमा का डेवलपमेंट करेंगे कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई क्षेत्रों में हमने उसको अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम सहयोगात्मक भूमिका में म्यांमार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। और इस मतलब इन पॉइंट्स के साथ साथ जो कल हमारे मंत्री साहब थे, उन्होंने अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक जो है भारत में होगी, उसके लिए उन्होंने समकक्ष जो वो थे म्यांमार के, उनको उन्होंने इनवाइट भी किया है। तो देखिए ये चीज़ें क्या है, जब आप कभी भी आईआर को, आप चूंकि आईआर का टॉपिक है और म्यांमार भारत और उसके पड़ोसी देश वहाँ टॉपिक लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का विजन है म्यांमार के प्रति, वो कितने सकारात्मक दृष्टिकोण पे आधारित है। भारत कहीं न कहीं उस सहयोगात्मक भूमिका में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है जहां पर म्यांमार का समग्र विकास संभव हो सके। और म्यांमार के समग्र विकास के साथ साथ जो भारत की नीति है, कहीं न कहीं भारत क्या चाहता है, तो भारत की चूंकि म्यांमार का एक लंबा साझा ऐतिहासिक घटनाक्रम है, तो भारत यहाँ पर कहीं न कहीं भारत चाह रहा है कि इन चीज़ों के साथ कहीं न कहीं, चूंकि भारत का और म्यांमार का राजनीतिक आर्थिक संबंधों के साथ साथ, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं तो पॉलिटिकल संबंधों के साथ साथ पॉलिटिकल, भारत के साथ साथ पॉलिटिकल है, और कहीं न कहीं इकोनॉमिकल संबंध हैं, इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। तो इन संबंधों को कहीं न कहीं भारत जो है इसको बढ़ाने की बातचीत करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो,
कल्चरल हो या सोशियोलॉजी के संबंध हो या सोशल हो, सामाजिक संबंध हो। तो चूंकि एक लंबा ऐतिहासिक है, इतिहास है हमारा उनके साथ, तो भारत इन सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक भूमिका रखना चाहता है। और इन सभी सहयोगात्मक भूमिका में अगर आप देखें तो दोनों देश आपस में एक दूसरे के प्रति तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास की जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत जो है म्यांमार के साथ इतनी लंबी बाउंड्री साझा सीमा करता है। अगर भारत को देखा जाए, बाउंड्री के आधार पे भारत को देखा जाए तो किन किन देशों से भारत बाउंड्री शेयर करता है, तो भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती हैं वो अगर सबसे पहले देखा जाए तो बांग्लादेश से सबसे सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तो चाइना आता है। अगर हम थर्ड नंबर पे हम देखने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान है। वहीं फोर्थ नंबर पे देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं नेपाल है। और अगर पांचवें नाम पे ले आए तो म्यांमार का नाम आता है या बर्मा का नाम आता है। छठे पे ही देख लें तो भूटान है। और कहीं ना कहीं सातवें पे हम देखते हैं तो अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर जो म्यांमार के साथ है वो तकरीबन 1643 किलोमीटर की गूगल करने पे या चीज़ों को करने पे मिलता है। तो हम एक प्रॉक्सिमेट एक देखने की कोशिश करते हैं कि म्यांमार के साथ जो भारत का एक लंबा भूस्थल और कहीं ना कहीं जल स्थल के साथ जो उसकी सीमाएं लगती हैं, तो एक लंबा जो है क्षेत्र है 1600 किलोमीटर की से ज़्यादा का क्षेत्र है, जिसमें थल सीमा संबंधित भी है, कहीं ना कहीं लैंड जो लैंड्स की शेयरिंग है वो भी है, और कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ समुद्री सीमा भी लगती है। देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ साथ ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी समुद्री सीमा भी यहाँ पर जो है लगती है। अगर हम बात करें कि जो म्यांमार है उसका भारत के कौन कौन से स्टेट के साथ जो सीमाएं लगती हैं, तो अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और कहीं ना कहीं ये मिजोरम है। तो ये इन चारों के साथ जो है उसकी बाउंड्री शेयर होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ ये इसकी बाउंड्री शेयर होती है। देखिएगा हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ने के क्रम में थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि भारत म्यांमार को लेके इतना ज़्यादा क्यों वो है। अगर हम म्यांमार के इम्पोर्टेंस को देखने की थोड़ी सी बात करें कि म्यांमार का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, तो जो भारत है वो भारत कहीं ना कहीं जो लुक ईस्ट पॉलिसी देखना चाहता है, पूर्व की ओर देखना चाहता है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो पूर्व की ओर, तो लुक ईस्ट पॉलिसी पहले था, अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है तो सोचिएगा कि कहीं ना कहीं पूर्व की ओर लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलने का जो भारत सरकार ने निर्णय लिया, उसने कहा कि हम पूर्व की ओर अब तक बहुत देख आए हैं, अब हम पूर्व की ओर सिर्फ देखेंगे नहीं, हम वहां पर एक्शन करेंगे, हम काम करेंगे। तो इस एक्शन में जो म्यांमार है वो कहीं ना कहीं एंट्री पास है, एंट्री गेट है। और अगर हमने एंट्री गेट में अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं जो और भी ईस्ट के देश हैं, जो ईस्ट के देश हैं उनके साथ हमारे संबंध और क्या होंगे, गहरे होंगे। तो ये पहला एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यांमार जो है वो एंट्री पास है। एंट्री पास पे अगर आपके काम शानदार हैं तो आगे चल के आपकी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो एक ये है। दूसरा, अगर म्यांमार इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए क्यों है, तो तकरीबन 1643 किलोमीटर की लंबी भूस्थल की सीमा आपके साथ साझा होती है। तो जिस देश के साथ आपकी इतनी लंबी भू सीमा साझा होती है, उस देश के प्रति आपके अपने आप में क्या है, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन है। क्यों? अगर देखिएगा, अगर आप क्या है, मान लीजिए ये इतना बड़ा है, जिसमें मैं अरुणाचल का नाम ले लूँ, मैं नागालैंड का नाम ले लूँ, मैं मणिपुर का नाम ले लूँ और मैं मिजोरम का नाम ले लूँ, ये चारों स्टेट है। अगर यहाँ पर अस्थिरता हुई, यहाँ पर अशांति हुई, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आएंगे और इस माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पैक्ट गलत होगा इंडिया पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये रोजगार की तलाश में आएंगे, अवसर की तलाश में आएंगे, स्वास्थ्य की तलाश में आएंगे, शिक्षा की तलाश में आएंगे, ये सारे लोग यहाँ पे मूव आउट करेंगे। कहाँ पे? इंडिया में। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रखाइन प्रांत, म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं की जो समस्या है उसको लेके मूवमेंट भारत में बढ़ा। तो अगर कहीं ना कहीं म्यांमार की स्टेबिलिटी नहीं है, म्यांमार में स्टेबिलिटी नहीं होगी या स्थिरता नहीं होगी या उसमें विकास नहीं होगा या डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट भारत पे पड़ने वाला है। भारत पर पड़ने वाला क्या पड़ेगा, सीधी पड़ेगा, सीधे तौर पर भारत पर पड़ेगा। और ऐसे में भारत का जो अवसर रचनात्मक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर पैदा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं कि भारत, दूसरा कारण मैंने आपको ये बताया कि दूसरा कारण है कि कहीं ना कहीं म्यांमार की स्थिरता भारत के संदर्भों में बहुत आवश्यक है। अगर म्यांमार जो है म्यांमार स्थिर रहता है तो ऐसे में भारत की दिशा या विकास की गति आपस मतलब खुद में बहुत तेज होगी।
और अगर उसके बॉर्डर स्टेट्स में, चूंकि 1643 किलोमीटर की लंबी साझा सीमा है, तो अगर उन एरियाज में, म्यांमार के उन क्षेत्रों में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट भारत पे होगा, क्योंकि वहाँ के लोग प्रवासी होंगे और प्रवास होकर वह भारत में आते हैं शिक्षा के लिए, अवसर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तमाम चीज़ों के लिए अगर वो भारत में आते हैं, तो ऐसे में भारत का जो अवसंरचनात्मक जो डेवलपमेंट है उस पर इसका एक गहरा दबाव पड़ेगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर है, जो भारत की नीति है कि लुक जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो भारत की नीति है, जो पूर्व की ओर देखो की नीति को भारत सरकार ने जो चेंज किया, तो कहीं ना कहीं जो अगर आप म्यांमार के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में आप क्या है, आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, तो इन क्षेत्रों में आप विकास करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक विकास का डेवलपमेंट की गति बना सकते हैं और दूसरा आप इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है म्यांमार के प्रति जो भारत का अपना है। कहीं ना कहीं जो म्यांमार है, मैंने आपसे सीधे बताया, मैंने पहले ही जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे हम लोग म्यांमार के प्रति, तो म्यांमार के प्रति जो भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि कहीं ना कहीं एक लंबा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या है, सांस्कृतिक जड़ों का, एक संबंधों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसलिए भी म्यांमार जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भारत की एक लंबी जनसंख्या, देखिए डाटा तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि कितना, लेकिन एक तो बड़ी जनसंख्या जो है वो क्या है, म्यांमार में निवास करती है भारत की। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग म्यांमार में अपने अवसर के लिए वहाँ पर अपना जो है वहाँ जाकर रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में अगर आप म्यांमार के साथ संबंध बना के रखते हैं तो उनके अवसर की जो गारंटी है वो बनी रहेगी। तो ये एक चौथा पांचवा कारण हो गया, सबसे बड़ी बात है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में मैं अगर आप लोगों को लेके चलता हूं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की निर्भरता चिकन नेक के रूप में इस क्षेत्र पे है। इस क्षेत्र से ही भारत सरकार जो है पूरे पूरे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्टिविटी रखती है। तो कहीं ना कहीं अगर म्यांमार के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो भारत सरकार सिर्फ वहीं से नहीं, नीचे वाले क्षेत्रों से भी अपने जो सी रूट है उस सी रूट से होते हुए जो है वो वहां जा सकती है। जिसका एक एग्जांपल जो है वो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि या हम लोगों ने बात नहीं की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कहीं ना कहीं कोलकाता से लेके सितवे तक के बंदरगाह को जोड़ने की बात की गई है। और सितवे से फिर वहां कोलकाता से सामान क्या होगा, सितवे आएगा। और सितवे कैसे आएगा, तो वाटर रूट के थ्रू आएगा। इस वाटर रूट के थ्रू आ जाएगा, कोलकाता से आएगा, कोलकाता से आ जाएगा और कहाँ आएगा, सितवे आएगा। और जब ये कोलकाता से सितवे वाटर रूट के थ्रू आएगा तो फिर इस सितवे से क्या होगा, सितवे से ये एंटर कर जाएगा कालादान रिवर होते हुए जो है वो मणिपुर और मिजोरम के क्षेत्रों में, और इस तरह से संपूर्ण पूरे पूर्वोत्तर भारत में। तो कहीं ना कहीं आपको म्यांमार की जरूरत है अपने नॉर्थ ईस्ट जो सेक्शन है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, और कहीं ना कहीं जो आपका चिकन नेक है उस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए। इसलिए भारत सरकार के लिए जो म्यांमार है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी देश की अगर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको मतलब अगर किसी देश की उपयोगिता आपके लिए क्या है, तो देखिए उपयोगिता में एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस होता है। आप सेल्फिशनेस पे बात नहीं करेंगे, आप यूजफुलनेस पे बात करेंगे। तो आप सेल्फिश होके अपना विकास करें। जैसे चाइना किसी देश में अगर काम कर रहा है तो वो सेल्फिशनेस का उदाहरण है, लेकिन अगर इंडिया काम करता है तो इंडिया सेल्फिशनेस के आधार पे नहीं करता, वो यूजफुलनेस के आधार पे करता है। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में म्यांमार के साथ उसके जो मतलब राजनीतिक संबंध जो बना रही है, जो इकोनॉमिकल व्यापार करना चाहती है, सोशल संबंध बनाना चाहती है, उसमें जो कारण है वो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि म्यांमार क्यों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उन कारणों की चर्चा अगर मैंने करते हुए मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी कि भारत सरकार के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए कहीं ना कहीं वो एक एंट्री गेट का काम करता है। चूंकि लंबी साझा सीमा है तो उस लंबी साझा सीमा में आप अगर उनके यहाँ स्थिरता नहीं होगी तो आप पर दबाव आ जाएगा। तो इस पे आप भारत सरकार चाहती है। पूर्वोत्तर भारत में के विकास के लिए म्यांमार का विकास जो है वो आवश्यक है। म्यांमार इज आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। तो म्यांमार, आप अगर पूर्वोत्तर भारत पे थोड़ा भी सोच पा रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत का विकास भारत सरकार अगर सोचती है दिल्ली में बैठ के कि हमको नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा
डेवलप करना है, तो उसको डाउट नहीं है, इस बात में डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि उसको म्यांमार के साथ बेहतरीन संबंध बना के रखने होंगे और वहां पर भी हम उसको डेवलपमेंट करना ही होगा। तो ये चीजें हैं। इन चीजों के साथ साथ मैंने आपको कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी जो चेक पोस्ट है या जो चिकन नेक की बात की गई है, तो उस पर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। इनके बाद भी अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा, समझिएगा कि भारत के लिए कुछ समूह या कुछ मतलब जो ग्रुप्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आसियान ग्रुप्स भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और चूंकि म्यांमार वहाँ क्या है, दोनों ही देश जो है वो कहीं ना कहीं आसियान में जो है, आसियान और एक संस्थान और है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ, बिम्स्टेक लिख देता हूँ, बिम्स्टेक। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक तरह के संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संगठन हैं, और इन संगठनों में कहीं ना कहीं इंडिया, ये बिम्स्टेक में भी इंडिया और म्यांमार जो है वो आपस में सहयोगात्मक भूमिका में है। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि किसी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति आपकी सहयोग की भावना होनी चाहिए। आसियान के लिए भी भारत के लिए आसियान बेहद इंपॉर्टेंट है, और आसियान में म्यांमार एक सक्रिय सदस्य के रूप में है, तो वहां पर बेहद चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मिकांग गंगा कॉरपोरेशन को देखने की कोशिश करें कि जो मिकांग गंगा कॉरपोरेशन है उसमें भी आप देखें तो कहीं ना कहीं दोनों देश शामिल हैं। तो ये चीज़ें हैं। भारत ने म्यांमार के महत्व को समझते हुए आप समझ सकते हैं कि जो भारत का संगठन है, सार्क का संगठन है, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो नेपाल है, इस तरह के देश जहाँ पे शामिल हैं, भूटान है, तो इस तरह के देश जहाँ सार्क समूहों में शामिल हैं, तो वहाँ भारत ने कहीं ना कहीं म्यांमार को क्या किया, म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा दिला रखा है, पर्यवेक्षक का दर्जा म्यांमार को दिलवा रखा है, जिसके जो कि 2008 के बाद पर्यवेक्षक देश के रूप में वो शामिल है। तो ये एक बड़ी चीज है। भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं जिनकी संख्या तकरीबन 20 से 25 लाख के आसपास है। तो इन सभी कारणों के कारण म्यांमार जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कोई अगर पूछे वाई म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो म्यांमार इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है तो आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि पहला रीजन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सतवां है। ये सारे रीजन जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना अपने आप को म्यांमार में विकास करने में लगा रखा है। तो ऐसे में अगर भारत म्यांमार को छोड़ देता है या भारत अपने में आइसोलेट रहता है तो चाइना को म्यांमार में बढ़त मिलेगी। तो एक एग्जांपल जो बड़ा है वो क्षेत्र में, मतलब जो बड़ी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर इस माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत चल रही है। और इस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के लेके भारत पहले ही बहुत जो है, भारत और चीन के बढ़ते सीमा विवाद के कारण जो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कि चाइना जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत के लिए वैसे ही चिंता का विषय है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार चाइना के साथ भारत की बाउंड्री सीमा विवाद, चाहे वो लद्दाख का मुद्दा हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे सिक्किम का हो, इन सब क्षेत्रों में भारत वैसे ही सीमा विवाद चाइना के साथ शेयर कर रहा है। और अगर भारत अपने आप को आइसोलेट अपनी कंट्रीज के विकास तक रखता है या अपनी सीमाओं तक रखता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना को एक बड़ी बढ़त मिलेगी आसियान कंट्रीज के थ्रू में कि म्यांमार में वो चूंकि म्यांमार के साथ उसने पहले ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर वो कर रहा है। तो इस तरह की चीजें को भारत सरकार कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहती है, कहीं ना कहीं इसके सापेक्ष वो म्यांमार में भी अपनी स्थितियों को सही करना चाहती है। तो इस दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाया है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि वाई म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इसमें मैंने तकरीबन आपसे 8 से 9-10 पॉइंट्स के आसपास मैंने आपके लिए चर्चा की कि कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास चाहिए तो आपको म्यांमार का विकास करना होगा। तो ये चीजों पे मैंने आपके लिए चर्चा कर दी। अब थोड़ा सा इन चर्चाओं के साथ साथ मैं आपके लिए थोड़ी और बातें बता देता हूं कि जो यहाँ पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बातचीत की गई है या ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम बैंकिंग, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम करने की बातचीत कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तमाम क्षेत्रों में उनकी मदद करेंगे, निवेश करेंगे, तेल और गैस में, बिजली में, बीमा में, फार्मास्यूटिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इन क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं म्यांमार के सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उसी सहयोगात्मक भूमिका में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ भारत सरकार ने यहाँ पर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, यहाँ पर एक त्रिपक्षीय जो है
राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में क्या हो, इकोनॉमिक बूस्टअप हो सके, इकोनॉमिक बूस्टअप हो सके, इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ सकें। इसी के क्रम में भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इंडिया इंडिया और फिर म्यांमार का जो है, वो म्यांमार में जो जगह है वहाँ पे क्या किया कि इंडिया और म्यांमार में यहाँ पे मोरे और तामू, यहाँ पर क्या किया भारत सरकार ने, इन क्षेत्रों से ट्राइलेटरल जो हाईवे गुजरेगा, वो इंडिया से होते हुए, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक जो है वो यहाँ तक गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों में भारत की आसियान में पकड़ जो है वो अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा वो है। वहीं भारत म्यांमार के साथ और भी संबंध अच्छे करने के क्रम में अपने बॉर्डर एरियाज में क्या कर रहा है, अपनी इस पूरे बॉर्डर एरियाज में वो अपने लिए चेक पोस्ट बना रहा है, जिस चेक पोस्ट का एंट्री गेट होगा और उस एंट्री गेट के साथ आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में एंटर कर सकते हैं। भारत सरकार इस दिशा में और भी कदम बढ़ा रही है कि जो यहाँ के लोग होंगे जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उनको 16 किलोमीटर के आसपास के दायरे में वो अंदर एंट्री जा सकते हैं और आ सकते हैं विदाउट वीजा। तो इस तरह का भारत सरकार प्रयास कर रहा है ताकि संबंध बहाली बहुत बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात समझिएगा, म्यांमार कहीं ना कहीं जो है अपने आप में बहुत सारा यहाँ पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है। तो भारत सरकार इस संदर्भ में भी भारत सरकार प्रयासरत है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले को कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि ड्रग्स की दुनिया सबसे बड़ी दिखाई जाती है। तो उसमें जो गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं म्यांमार का भी नाम आता है कि यहाँ पर जो है ड्रग्स की बहुत बड़ी एरियाज है। तो भारत सरकार अपने चेक पोस्ट और इस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाना चाहती है और चेक पोस्ट एरियाज का निर्माण करना चाहती है, जिसपे कल बातचीत की गई है। कल बातचीत यहाँ पर की गई है कि इंडिया म्यांमार में जो बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज हैं वहाँ पर चेक पोस्ट हो, उन चेक पोस्ट को जो है वो क्या हो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर चेक पोस्ट हो, जो चीज़ों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकती है, देख सकती है, चेक कर सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ कदम मोरे और तामू का भी है। तो ये चीज़ें भारत सरकार लगातार म्यांमार के संदर्भ में कर रही है। ये उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और इस टॉपिक का जो दृष्टिकोण है लेने का वो आया होगा। देखिए खबर क्या थी, खबर एक थी कि संयुक्त जॉइंट सेवेंथ जो है वो इकोनॉमिक ट्रेड जॉइंट कमेटी एक बैठक है, सिर्फ खबर इतनी है। लेकिन उन खबरों के बाद हम लोगों ने जो सीखा कि वो सीखा, एक तो म्यांमार का लोकेशन हमने देखा, दूसरा हमने उन राज्यों को देखा जिन राज्यों के साथ म्यांमार की साझा सीमा हम करते हैं, और उन राज्यों के बाद हमने ये भी देखा कि किन किन देशों के साथ हमारी जो बाउंड्रीज है वो हम शेयर करते हैं, उसमें म्यांमार का 5वां क्रम है। और इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ने की और जानने की कोशिश की कि वाई म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और जब हम लोगों ने इस बात का विश्लेषण किया, देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो हम लोगों ने जाना कि म्यांमार भारत के लिए क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है कि भारत लगातार म्यांमार में इस तरह की गतिविधियों पे, जिसपे वो कल वर्चुअल मीटिंग में बात कर रहा है कि हम इतने क्षेत्रों में हम आपका डेवलपमेंट करेंगे या हम आपके साथ सहयोग, हम कमिट करते हैं, हम कमिट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सहयोगात्मक भूमिका में रहेंगे। तो इन क्षेत्रों में इतनी सहयोगात्मक भूमिका बढ़ाने का भारत सरकार की दिशा ये जो बढ़ रही है, इसके पीछे उसका यूजफुल नेचर क्या है, तो उसको हम लोगों ने देखा, पॉइंट वाइज देखा कि क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 10 के आसपास हम लोगों ने पॉइंट्स देखा। तो ये एनालिसिस है और इस तरह के एनालिसिस को आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा जब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचते हैं या करना चाहते हैं। तो ये हो गया कुल मिलाकर म्यांमार पे बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मुझको बताइए। आप अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पे आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि देखिए यूट्यूब से अगर आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि नहीं, जब हम जैसे आईआर पढ़ेंगे तो चूंकि प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में हम लोग आईआर करेंगे, तो जब आईआर करेंगे तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो ट्राइलेटरल हाईवे को लेके डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो है आपका जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे वो चेक पोस्ट के लेके है, तो उस पर हम लोग सारी चर्चाएं एक क्रम से करते हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको करना होगा। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पे जा सकते हैं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख भी सकते हैं कि सर हम आपका कोड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें जो हैं वो होंगी। अब इसके बाद एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है ग्लोबल री इन्वेस्ट। 26 से 28 नवंबर 2020 न्यू दिल्ली इंडिया में
कहीं ना कहीं इसकी बैठक है, और ये बैठक जो है, इस बैठक में क्या है मामला ग्लोबल री इन्वेस्ट इंडिया में, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कल माननीय जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो शाम को 5:30 पे इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो है। तो ये एक्सपो है तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक प्रदर्शनी है, जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। और इसमें जो है, इस शिखर सम्मेलन में जो नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा जो मंत्रालय है उसने ये जो आयोजन है उसको आयोजित किया, और उसमें तमाम लोग भागीदार ले रहे हैं। वो तमाम लोग आएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, और वो अपना जो भी डेमो होगा वो वहां पर दिखाएंगे, जो वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, नए क्षेत्रों में या नई उस क्षेत्र में नया काम जो वो कर रहे हैं उसकी एक अपने आप में एक प्रदर्शनी है जो कि दिखाएंगे। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत सरकार, इस तरह की प्रतिबद्धता है भारत सरकार की। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जो एक्सपोज होते हैं या इस तरह का री इन्वेस्ट 2020 इंडिया में जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। जब ये बात लोगों तक पहुंचती है कि री इन्वेस्ट 2020 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो इससे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। दूसरा महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे, तो इसकी उपयोगिता बड़ी है। अब इसकी उपयोगिता के साथ साथ हम लोग देखते हैं री इन्वेस्ट 2020 के बारे में कि ये क्या है। तो री इन्वेस्ट 2020 का जो थीम लाइन है वो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब कहीं ना कहीं जो सतत ऊर्जा है उसमें क्या करना है, उस सतत ऊर्जा में नवाचार करना है। सस्टेनेबल एनर्जी को बनाए बढ़ाए रखने के लिए, देखिएगा सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो सस्टेनेबल, कोई भी चीज सस्टेनेबल कैसे होगी, अगर एफोर्डेबिलिटी नहीं हो तो सस्टेनेबल नहीं होगी। मतलब आप उसी चीज को सस्टेनेबल कह सकते हैं जो क्या आप एफोर्ड कर सके। पता चला कि पानी का, अगर शुद्ध पानी में, मान लीजिए मेरा एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा, शुद्ध पानी है और वो पानी जो है 1 लीटर या 10 लीटर जो है पानी का मैं मूल्य कर दूं 200 रुपए, तो ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता, ये सभी नहीं खरीद सकते। तो याद रखिएगा सस्टेनेबिलिटी में एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सब तक पहुंचे, एफोर्ड होना चाहिए, लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो एफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये 2 गुण होने चाहिए सस्टेनेबिलिटी में। तो कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट 2020 जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी में इनोवेशन करना चाहती है, नवाचार करना चाहती है, ताकि उसकी एफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा समस्या जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जो थ्रू मिलती है या देखने को मिलती है, या जो किताबों में पढ़ने को मिलती है, या जो आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, वो इन बातों की चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं चीप नहीं है, महंगा है, पार्ट्स महंगे हैं, एक बार खराब हो जाएगा तो फिर दूसरा नया लगाना पड़ता है, इस तरह की बातें। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनर्जी में आप इनोवेशन करेंगे और उस इनोवेशन से एक ट्रांजिशन आएगा कि ये चीजें भी क्या होंगी, ये चीजें जो अन्य एनर्जी सोर्सेस है उनके उन तक जो है सस्ती हो जाएंगी। तो यहां पे री इन्वेस्ट 2020 में आपको ये थीम लाइन आनी चाहिए या पता होना चाहिए, और इस थीम लाइन का जो मूल उद्देश्य है वो मैंने आपके लिए चर्चा कर दिया। अब अगर आप देखें तो इस 3 दिवसीय सम्मेलन में जो लोग भाग लेने वाले हैं वो फ्यूचर एनर्जी के जो लोग हैं, जो कि जिनका कहना है कि सस्टेनेबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले कल का ऊर्जा का स्रोत है, उसमें वो निर्माता शामिल होंगे जो उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, और मैन्युफैक्चरर डेवलपर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स होंगे जो जाकर उस एक्सपोज को देखेंगे, और उस एक्सपोज को देखने के बाद उन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है नहीं लगाना है वो लोग शामिल होते हैं। इनोवेटर्स होते हैं जो कि क्या है कि किस क्षेत्र में कितनी इनोवेशन की जरूरत है वो इन चीजों को करेंगे। तो ये 3 डे ये जो कॉन्फ्रेंस है, 3 दिवसीय सम्मेलन, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर, डेवलपर, इन्वेस्टर और इनोवेटर्स इसमें इन चीजों में भाग लेंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं 75 इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस इसमें शामिल हो रहा है। ग्लोबल 1000 ग्लोबल इंडस्ट्री के लोग इसमें आ रहे हैं और 50,000 से ज्यादा के डेलीगेट्स हैं। तो अपने आप में आप री इन्वेस्ट 2020 की गंभीरता के विषय में आप समझ सकते हैं कि बेहद गंभीर मामला है। और चूंकि इतने बड़े प्रतिनिधि मंडलों के साथ विदेशी लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल लोग आ रहे हैं, तो ये इसका अंदाजा आप मोदी जी की बैठक से लगा सकते हैं, उनके उद्घाटन से लगा सकते हैं, इसका अंदाजा आप
इन तमाम लोग जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनसे लगा सकते हैं आप इसका अंदाजा, बड़े इन्वेस्टर से लगा सकते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी में कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल एनर्जी में इनोवेशन करने की बातचीत चल रही है और इसके द्वारा जो है ट्रांजिशन लाने की बातचीत चल रही है, इससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इसका, अगर आप इसको देखें, री इन्वेस्ट 2020 को देखें, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड, विश्व में, विश्वव्यापी जो है वो दुनिया भर में कहीं ना कहीं एफर्ट बढ़ाना है। किसके प्रति बढ़ाना है एफर्ट जो है, या लोगों में क्या करना है कि कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना है और दुनिया भर में इसके लिए प्रयास को क्या करना है, तेज करना है, डेवलपमेंट भी करना है और डिप्लॉयमेंट भी करना है। उसका उद्देश्य है विकास करना, और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना ताकि वो जाके यूज हो सके। सिर्फ डेवलप होके रखा हुआ है तो उसका कोई काम नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो वैश्विक निवेशक समुदाय को कहीं ना कहीं, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है वो इंडियन एनर्जी स्टॉक होल्डर्स में क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और एक जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं 2015 और 18 में जो इसके पहले आयोजित 2 संस्करणों की सफलता पर जो निर्माण था उसको क्या करना है, उसको भी बढ़ावा देना है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसके पहले भी ये 2 एडिशन में काम हो चुका है, 2015 एंड 2018। और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल फोरम ला रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कहाँ करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में करनी है। भारत में अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति का आकलन करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी क्षेत्रों को देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा आप लोग। आप नवीकरणीय ऊर्जा की स्थितियों का अगर आकलन करेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति में काफी सुधार करने की दिशा में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। और इस दिशा में भारत सरकार का जो काम है, चूंकि भारत सरकार पेरिस एग्रीमेंट के प्रति बहुत जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ पृथ्वी चाहती है, स्वच्छ वातावरण चाहती है, और उस स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, क्लीन एनर्जी सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए, या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2030 तक जो हमारा बिजली उत्पादन है उसमें जो 40% फीसदी स्थापित ऊर्जा क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि वो क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जो हमारी स्थापित क्षमता है वर्तमान में, 2030 तक हम उस स्थापित क्षमता को शिफ्ट करें और क्लीन एनर्जी सोर्सेस को 40% तक की जो हमारी एनर्जी है, स्थापित ऊर्जा क्षमता, उसको हम शिफ्ट करके 2030 तक 40% उसको हम लोग बना दें कि हमारे पास जो एनर्जी है वो आ रही है कहां से, तो क्लीन एनर्जी से आ रही है। कहीं ना कहीं 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को स्थापित करना है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का प्रयास है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को देखने की कोशिश करेंगे तो सोलर है, विंड है, बायोमास है, हाइड्रोजन है, जियोथर्मल है, ओशियन है, हाइड्रो पावर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ओशन को देखेंगे तो ओशन में टाइडल है, वेव है, ये चीजें हैं। जियोथर्मल में आप चीजों को देखेंगे, फ्यूल सेल्स में आप देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार, रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत सरकार का बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्या है, बल है, और भारत सरकार इस दिशा में काम भी करना चाहती है। तो ये हो गया कुल मिलाकर जो मैंने आपको री इन्वेस्ट 2020 पे बातचीत करने पे जो था, उन चीजों को मैंने आपके लिए बता दिया कि ये यहाँ पर मामला है। अब हम लोग चलते हैं अपनी, अगर हम लोग चलें तो हम अपनी दूसरी खबर पे, तीसरी खबर पे चलते हैं। तीसरी खबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और सोशल जस्टिस के क्षेत्र से, बहुत सामाजिक न्याय की अवधारणा पे आधारित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस वर्ग की बात मैं करने जा रहा हूँ, सामाजिक न्याय की अवधारणा पिछले आज़ादी के लंबे समय से उनको अब तक नहीं मिली हुई है। तो मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ, उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जिनको ये चीजें मिली नहीं हैं। तो यहां पर उन चीजों पे बात करने के क्रम में चलते हैं, हम लोग जो है उस चीज को बात करते हैं। और इस पे कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और ट्रांसजेंडर के ऊपर जो बैठक हुई उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल बेहद इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और जिस पोर्टल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके स्वयं के लिंग पहचान को प्रमाणित करने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन है।
कि ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है अपने स्वयं के जानकारी देने के लिए, अपने जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है कि आप जाइए और आप अपने बारे में अपडेट कर दीजिए उस पोर्टल पे। और उस पोर्टल पे आप अब जब आप अपने को अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और वो क्या होगा, वो सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी होगी। उसमें किसी को आपको करने की जरूरत नहीं। जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती थी वो संकोच देखने को मिलता था, वो कि कहीं हमारी पहचान या आइडेंटिटी लोगों तक न पहुंचे, तो आप अब अपने आप में खुद ही ले सकते हैं उस पोर्टल से। और ये भारत सरकार का सामाजिक न्याय के प्रति बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है, क्योंकि एक बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर के रूप में भारत में रहती है, और कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक गतिविधियां, उनकी आर्थिक गतिविधियां, उनकी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित थी। उनको समाज में वो स्थान नहीं मिल पा रहा था जिस स्थान के वो हकदार थे। देखिएगा, अगर आप उनको देखेंगे या आप उनकी उनकी मांगों को देखेंगे तो एक बड़ी बात वो अक्सर करते हैं, जिन बातों में वो कहते हैं कि आई एम अ गे, आई एम अ स्ट्रेट, मैं नहीं हूं, गे नहीं हूं, स्ट्रेट नहीं हूं, लेस्बियन नहीं हूं, बायसेक्सुअल नहीं हूं, आई एम ए ट्रांसजेंडर भी नहीं हूं। लेकिन वो कहते हैं कि इन चीजों के आप छोड़िए, कम से कम हम ह्यूमन तो हैं, तो कम से कम मानव होने के नाते मानवीय अधिकारों की गरिमा उन तक पहुंचनी चाहिए। और जब वह इस बात की बात करते हैं तो समाज में यह उपेक्षित बड़ा वर्ग अब तक जो है हाशिए पर है, और इस हाशिए वाले वर्ग को कहीं न कहीं भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अब उनके प्रति सचेत है, और इसकी सचेतता उन्होंने 2019 में भी दिखाई, ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 पर बात करके। तो कहीं ना कहीं अब अपने आप में जो ये पोर्टल लॉन्च है, इस पोर्टल में भी हम लोग बात करेंगे इस पोर्टल के ऊपर। लेकिन उस पोर्टल के पहले हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर कहते किसको हैं, ट्रांसजेंडर होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को ये बात ही नहीं क्लियर होगी कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को हम लोग जो है ट्रांसजेंडर समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने में आप समझिएगा कि एक व्यक्ति है जो पैदा होता है, मान लीजिए एक लड़का है या लड़की है, जो भी पैदा होता है वो अपने जन्म से निर्धारित जो लिंग है, जो जन्म से उसको मिला, जो जन्म से निर्धारित लिंग उसके पास है, जो निर्धारित लिंग है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो जन्म से उसको मिला हुआ है, तो इस पे क्या हो, जो निर्धारित लिंग के विपरीत वो लिंगी की तरह जीवन बिताना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कहते हैं। मतलब अगर वो फीमेल जन्म लिया उसने तो वो मेल की तरह बिहेवियर रख रहा है, या मेल की तरह जन्म लिया तो उसने फीमेल बिहेवियर अपना रखा है, तो आप इसको, ऐसे व्यक्ति को आप ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास कहीं ना कहीं उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है। यहां पर क्या है, अगर फीमेल है और मेल बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जननांग है या जो उस पर्सन का जननांग है, उसके मस्तिष्क का जो विकास है, जो उसके अपना उसका जो ब्रेन है, वो उसका उसका विकास उसके जो जन्म से आधारित लिंग है, जन्म से आधारित फीमेल है, तो कहीं ना कहीं जन्म से आधारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है। और क्या करता है, वो ये महसूस करता है कि अगर वो महिला पैदा हुआ है तो वो क्या है, वो पुरुष है, और अगर पुरुष पैदा हुआ है तो वो महिला है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह की गुण को हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसजेंडर है। कहीं ना कहीं तब यह महसूस किया जाता है कि वह पुरुष है, और पुरुष ये महसूस करने लगता है, देखिए जो महिला है, महिला पैदा हुई, जो वो ये महसूस करने लगती है कि पुरुष है, और जो पुरुष है वो ये महसूस करने लगता है कि महिला है। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो ट्रांसजेंडरिटी है, ये अब तक सामाजिक हाशिए पर पड़े हुए लोग थे, और भारत सरकार इस दिशा में, भारत सरकार का बढ़ता हुआ कदम है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग उस कदम की चर्चा करते हैं कि जो क्या है कदम। तो कहीं ना कहीं एक जो कदम है वो एक पोर्टल है, और पोर्टल क्या है कि ये ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होंगे उनको प्रमाण पत्र होगा। पहले तो आपने सीखा कि ट्रांसजेंडर कहते किसको हैं, तो मेल और फीमेल की मैंने आपके लिए चर्चा कर दी कि जो जन्म से उनको निर्धारित लिंग मिला होगा उसके विपरीत लिंगी वो व्यवहार करते हैं। जन्म से अगर क्या हुआ, बर्थ के आधार पे वो मेल हैं तो वो फीमेल बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर फीमेल हैं तो मेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन उस बात को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो बिहेवियर पैटर्न दूसरा रखते हैं। तो इसको आपने क्या कहा, इसलिए आपको ट्रांसजेंडर कहा।
अब जरा इस ट्रांसजेंडर की परिभाषा को देखते हुए हम लोग पोर्टल का महत्व देखते हैं कि ये पोर्टल का महत्व क्या है। तो ये जो पोर्टल है, दैट पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इस पोर्टल में देश में कहीं भी अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो उसको प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में ये मदद करेगा। आप कहीं पे भी हो, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो, आप कुछ नहीं चली जाइए, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधार पे आप उस पोर्टल जो डेवलप हो रहा है उस पोर्टल को आप क्या करिए, ओपन करिए और आप अपनी आवेदन आप वहां पर उस पर कर सकते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, ये किसी भी मतलब ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उसको क्या होगा, उसको गेट द आई कार्ड विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस एंड विदाउट हैविंग विजिट एनी ऑफिस। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑफिस में जाना होगा और उस ऑफिस में जाकर आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना होगा और उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर क्या है वो मेल पैदा हुआ है और वो फीमेल बिहेवियर रख रहा है और वो अगर फिजिकली कहीं प्रेजेंट हो रहा है कि अपनी आई कार्ड बनवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको उन लोगों के द्वारा जो बना रहे थे उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं एक मतलब एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इस प्रॉब्लम को भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने इस प्रॉब्लम को समझा और इस प्रॉब्लम को समझने की दिशा में बढ़कर उसने कदम उठाया कि इनको ये सामना नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो बिना किसी भौतिक इंटरफेस के, बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस के वहां उस ऑफिस में पहुंचे हुए कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी उस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है, उस पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। और प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की आवेदन के करने के बाद उसको उसका आई कार्ड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो पोर्टल के माध्यम से वे अपने आवेदन करता है, सबसे बड़ी बात है कि आपने आवेदन कर दिया, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप मेल थे, आप फीमेल के तरह बिहेवियर, तो आपने कर दिया। अब क्या है कि आपने जब पोर्टल पे डाल दिया तो आप अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी कि इतने दिन में आपने अप्लाई किया, अब वो कहां पहुंचा है और कब तक आपको इस बात का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कल था। एक खबर और थी कल इनके लिए कि एक शेल्टर होम की अवधारणा जो है गुजरात में इनके लिए बात की गई है कि गुजरात में एक शेल्टर जो है वो होम इनके लिए खोला जाएगा। अब जरा मैं आपको बता देता हूं, गुजरात के वडोदरा में आज एक गरिमा गृह जो है, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का उद्घाटन किया गया है। शेल्टर होम गरिमा गृह कहा गया है उसको। तो ये एक शेल्टर का उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये शेल्टर होम है क्या। तो कहीं ना कहीं जो असल में समाज के ये वो वर्ग हैं जो उनको, जिस वर्ग को कोई भी घर अपने यहाँ रखना नहीं चाहता, किसी भी घर में अगर एक ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा जो कि होगा पुरुष और महिलाओं का बिहेवियर रखता होगा या जो होगा महिला पुरुषों का बिहेवियर रखता होगा, तो ऐसे में वह घर या वह समाज या वह जहाँ का वह परिवार या तो वो फैमिली या वो हाउसिंग या फिर वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसे में एक शेल्टर होम की अवधारणा है कि वह आश्रय स्थल उसके लिए होना चाहिए। तो उस आश्रय स्थल का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, उनको आश्रय में जब वह आश्रम है तो आश्रय देना, और आश्रय कैसे देना, तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी चिकित्सीय देखभाल करना, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना और उनके मनोरंजन का ध्यान रखना। तो इन चीजों का वहां पर शेल्टर होम में ध्यान रखा जाएगा। मेडिकल केयर किया जाएगा, फूडिंग की जाएगी, शेल्टर दिया जाएगा और रिक्रिएशनल एक्टिव फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ सिर्फ क्या इतना ही नहीं, इसके बाद भी आगे भी प्रयासरत है भारत सरकार शेल्टर होम के रूप में। कहीं कहीं भारत सरकार चाहती है कि ऐसे जो समाज के वांछित वर्ग हैं, जो कि कहीं ना कहीं वांछित वर्ग का मतलब है वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिन पे समाज बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क उठाता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे उनके ध्यान दिया जाए ताकि वो अपना क्षमता निर्माण कर सकें और उस क्षमता निर्माण में जो है वो उनको कौशल दिया जाए, उनके अंदर जो स्किल्स को देखा जाए कि किस स्किल में वो माहिर है और उस स्किल को उनको उनके डेवलप किया जाए ताकि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सकें। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है कि सहायता प्रदान करें, उन्हें सम्मान चूंकि मिलेगा और जीवन जीने में क्या है सक्षम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर स्किल उनके अंदर हो गया तो वो अपनी लाइफ की जो डिग्निटी है वो रेस्पेक्ट के साथ रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जी सकते हैं। जो उनकी डिग्निटी है, जो उनके जीवन का जो सम्मान है, उस डिग्निटी को, उस जीवन के डिग्निटी को वो रेस्पेक्ट के साथ रेस्ट ऑफ लाइफ, जो शेष जीवन बचा हुआ है
उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, शेष जीवन में उसको उसको जी सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो ये जो मतलब चीजें हैं शेल्टर होम के माध्यम से, ये चीजें करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है कि शेल्टर होम हम बनाएं और शेल्टर होम में इन लोगों का कौशल निर्माण करें, इन लोगों की बेसिक एमिनिटीज पे ध्यान दें। तो ये भारत सरकार शेल्टर, और कल जो है बड़ौदा में इस बात का शेल्टर होम गरिमा गृह करके खोलने की बातचीत की गई है। तो ये एक बड़ा था। अब थोड़ा सा चूंकि इन पे बात हो ही रही है, इन लोगों पे बात हो रही है, तो चूंकि ये समाज के वर्ग हैं, समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज से ही हैं, तो आप इन पे थोड़ा सा भारत सरकार का जो ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा आप सभी लोग। देखिएगा, मैं अपने सभी लोगों से, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, चूंकि आप लाइव नहीं हैं, मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पा रहे हैं, तो जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, उन सभी प्रिय साथियों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो है अगर कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जा सकते हैं, वहां लिख सकते हैं और वहां मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस सॉल्यूशन को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं जो लोग भी मुझे नए देख रहे हैं वो लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं, मुकुलदेव यूपीएससी ऑब्लिक यूपीपीएससी, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप चीजों को देख सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज पे मैं आप लोगों को से उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्सेज पे जरूर से जुड़ेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन कोर्स है, वहां पर आपको ये चीजें क्या होंगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेंगी। तो इसलिए प्लीज उम्मीद करता हूं कि आप आइकॉनिक, और जो लोग भी मतलब जिनको लगता है कि उनको तैयारी करनी चाहिए, जो लोग अभी देख रहे हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज पे आप जरूर से जाइए। मेरा कोड है, मेरा कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, मुकुलदेव मेरा कोड है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये चीजें हैं। चलते हैं इन चीजों को बात करने के बाद ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट पे हम लोग बात करते हैं, 2019 पे हम लोग बात करते हैं। जब ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट 2019 पे हम लोग बात करेंगे, तो इस संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियां या जो अधिनियम है, ये 2019 में इसको जो है प्रभावी रूप से लाया गया। इसका जो उद्देश्य था, ये एकदम कंक्रीट स्टेप था कि कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। मुख्य धारा में का मतलब होता है कि जो समाज की मुख्य धारा है, समाज की मुख्य धारा में कुछ वंचित तबके होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से सामाजिक जो मतलब लाभ है उसका वो मतलब लाभ का हिस्सेदारी नहीं ले पाते हैं किन्हीं कारणोंवश, चाहे वो गरीब हो, चाहे अशिक्षक हो सकता है शिक्षा का अभाव हो सकता है उनके अंदर अवेयरनेस ना हो सकता है वो बेसिक एमिनिटीज फॉलो ना करते हो। तो ऐसे में जो ट्रांसजेंडर एक्ट, पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट लाया गया, वो ये अपने आप में एक प्रभावी कदम था कि इन सभी लोगों को, ये जो लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, जो पुरुष के रूप में महिला का बिहेवियर रखते हैं, जो महिला के रूप में पुरुष का बिहेवियर रखते हैं, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके प्रति प्रभावी और ठोस कदम उठाना। तो इस तरह का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया, और इस प्रयास में भारत सरकार ने सामाजिक न्याय जो अधिकारिता मंत्रालय है, उसने कहीं न कहीं नियम 2020 जारी किया, जो कि भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पे बातचीत की जा रही है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं मतलब ये कैसे काम करेंगे ये चीजों में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कहीं ना कहीं अब मैं इस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिएगा बस। अरे, लग रहा है जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने लाया था वो शायद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो भी हम लोग कर लेते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस उद्देश्य जो है, वो कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना काम है। ये जो बिल है वो ये प्रोवाइड करता है कि उनका सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल एम्पावरमेंट करिए, ताकि उस व्यक्ति का करिए। यह विधेयक जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहीं ना कहीं समाज इनके प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है वो स्टिग्मा है, वो दृढ़ता है, वो जड़ता है, और इस दृढ़ता और जड़ता के कारण समाज में ये तबका जो है वो एकदम हाशिए पर है।
तो उनके साथ हाशिए पे होने के साथ उनके विरुद्ध लांछन लगता है, भेदभाव होता है, दुर्व्यवहार होता है। तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है कि उनके साथ ये लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार क्या हो, कम कम हो और समाज में इनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसके साथ साथ समग्रता को बढ़ावा देना है, क्योंकि इंक्लूसिवनेस भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार का जो अप्रोच है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का अप्रोच है। इंक्लूसिव ग्रोथ का अप्रोच है अनटू द लास्ट तक जाना है। तो उसमें ये एक बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को शामिल करना है। तो उसके लिए भारत सरकार कह रही है, ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य क्या होगा, बन जाएगा। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार से लेकर जो भेदभाव देखने को मिलता था, शिक्षा को लेकर मिलता था, बेरोजगार काम को लेकर मिलता था, चिकित्सा सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती थी क्योंकि जब वो जाते थे तो मेल हैं कि फीमेल हैं ये देना पड़ता था। तो ये सारी चीजें अब नहीं होंगी, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं वो इनके पे भी लागू होंगी। तो यहाँ पर ये है ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक कहीं न कहीं अपने आप में एक प्रगतिशील विधेयक है, जो क्या करता है, समुदाय को सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक रूप से सशक्त बनाता है। तो ये टोटल चर्चाएं हम लोगों ने इस पे क्या है, इस पे हम लोगों ने कर ली। किस पे हम लोगों ने किया है, तो ये सारी चर्चाएं कहीं ना कहीं हम लोगों ने ट्रांसजेंडर होता क्या है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होता है, पहली चीज देखा। ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ साथ फिर हम लोगों ने शेल्टर होम के कॉन्सेप्ट्स को देखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो अभी भारत सरकार ने पोर्टल लाया, उस पोर्टल का फायदा क्या है वो इनके लिए। और उसके बाद हम लोगों ने उस एक्ट को देखा, जो ट्रांसजेंडर एक्ट, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस एक्ट्स को हम लोगों ने देखा। तो ये है आज की, देखिए आज की प्रमुख खबरों के रूप में है। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो लगातार मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे साथ बने हुए हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू दोज पर्सन्स हु आर लिसनिंग मी। और मैं उम्मीद और आशा भी आपको, मैं उम्मीद और आशा भी दिलवाता हूं कि आप अगर लंबे समय तक 3-4 महीनों तक मेरा साथ देंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं दिखाऊंगा आपको कि जब मैं कोर्स डिस्कशन करूंगा कि कितनी चीजें हम लोगों ने एक एक घंटे के इस क्लास में कंप्लीट कर रखी हैं, और उससे कैसे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। तो इन चीजों को हम लोग वहां पर कवर कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुकुलदेव मेरा जो है, मुकुलदेव यूपीएससी ऑब्लिक यूपीपीएससी, ये मेरा वो है, आप इस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को, तो आप प्लीज मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मुकुलदेव मेरा कोड है, आप कर सकते हैं। सोसाइटी की क्लासेस जो है वो ऐप पे चल रही है, सोसाइटी की क्लास ऐप पे चल रही है, दिनेश सिंह के नाम से चल रही है। आप जा सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस में आप जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे अब तक के पढ़ाए हुए चीजों को देख सकते हैं। आज शाम को 12:30, आज दोपहर में 12:30 के आसपास जो है वो 12:15 पे जो है वो क्लासेस जो है एमसीक्यूज पे होंगी, जिसमें मैं ज्योग्राफी की चीजों पर डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन मंगलमय हो सके। धन्यवाद आज का जुड़ने के लिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।